हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग ललितपुर में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सी सेट पार्ट में एलिमेंट्री मैथ्स। तो जो मैथ वाला पार्ट है उसे आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसके पहले एक क्लास हम आपको नंबर सिस्टम में दे चुके हैं, तो ये मैथ का दूसरा क्लास है, लेकिन यहाँ से आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं मैथ की। एलिमेंट्री मैथ का मतलब है प्राथमिक गणित, यानी कि बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ की अगर बात कर रहे हैं तो गणित की जो स्टार्टिंग है वो संख्याओं से होती है। तो सबसे पहले संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वो है संख्याओं का परिचय। संख्याओं का परिचय। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। परिचय, संख्याओं को बांटेंगे तो जो संख्याएं हैं उन्हें हमें वर्गीकरण करना है, बांटना है संख्याओं को। तो संख्याओं को दो भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले संख्याओं के बारे में सीखना जरूरी है, तभी मैथ के बारे में आपको मालूम पड़ेगा कि मैथ में क्या है। तो जो संख्याएं हैं वह टूल्स है। किसी भी मशीनरी को जब आप खरीदते हैं तो उसके साथ टूल बॉक्स मिलता है। तो ये गणित का टूल बॉक्स है जिसे बोलते हैं संख्याओं का परिचय, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले संख्याओं को जब हम बांटेंगे तो संख्याएं दो भागों में बटेंगी। वास्तविक संख्याएं, जिसे आप बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक इमेजिनरी नंबर। तो संख्याओं को दो भागों में बांट देते हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो जो वास्तविक संख्याएं हैं उन्हीं का पूरा रोल है कंपटीशन में। तो जो वास्तविक संख्याएं, इसे आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक हैं, सिवाय एक संख्या छोड़ के। और वो कौन सी संख्या? जिसमें रूट हो और उसके अंदर माइनस हो। इस तरह की संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं, जिन्हें बोलते हैं रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं। जैसे रूट के अंदर -4 लिखा है तो इसे हम -2 नहीं लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 2i। तो जो काल्पनिक नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर, उनके बगल में ये स्मॉल लेटर में i लिखा होता है। तो ये काल्पनिक नंबर कहलाते हैं जिनके बगल में स्मॉल लेटर में i होता है। चूंकि कंपटीशन में इनका कोई काम नहीं है तो इन्हें नहीं देखना है। अपन लोग बात करेंगे रियल नंबर्स की, यानी वास्तविक संख्याओं। तो वास्तविक संख्याएं जितनी भी तरह की संख्याएं, जैसे कोई संख्या भिन्न में 1/2, 3/4, 0, माइनस में कोई भिन्न दी गई है, कोई संख्या ऐसी है जिसमें रूट लगा है, कोई संख्या ऐसी है जिसका रूट लगा है लेकिन वर्गमूल निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा, इसका वर्गमूल निकलेगा। जितने भी सिंबल हैं, पाई है, सिग्मा है, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन 0, साइंस के सिंबल हो या गणित के सिंबल, यानी सिंबल जिन्हें बोलते हैं प्रतीक चिन्ह, ये भी वास्तविक संख्याओं में आते हैं, यानी रियल नंबर। पॉइंट वाली संख्या, दशमलव के बाद जो अंक है वो रिपीट हो इस तरह से, या फिर दशमलव के बाद जो अंक है वो रुक नहीं रहा, इस तरह से कोई भी नंबर आता चला जा रहा, रुक ही नहीं रहा। ये सभी संख्याएं जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं, जिन्हें बोलते हैं रियल नंबर। तो दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं, सिवाय आप इस संख्या को छोड़ दीजिए जिसमें रूट लगा है और उसके अंदर माइनस है, तो इसे काल्पनिक बोलते हैं। क्योंकि कंपटीशन में आपको पढ़ना है
और ये खेल है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय रैशनल नंबर, रैशनल नंबर और इसे बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। परिमेय और अपरिमेय। अब बात आती है कि परिमेय संख्याओं को हम इसमें कैसे देखेंगे और अपरिमेय संख्याओं को कैसे देखेंगे। गणित में कोई भी चीज आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, उसे समझना है कि भाई ये परिमेय क्यों है और ये अपरिमेय क्यों है। तो देखें, छोटी क्लासों में आपने 9th में 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो क्या है। आपने सीखा होगा जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं वो परिमेय है, जहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं होता है और जो P और Q है ये पूर्णांक है, यानी इंटीजर्स है, पूर्णांक। वो P और Q जो है क्या है, पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर्स है। छोटी क्लास में आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय है और जो P/Q के फॉर्म में नहीं आए वो अपरिमेय है। इस तरह से आप परिमेय अपरिमेय को देखते हैं, लेकिन आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि भाई ये P क्या है और ये Q क्या है। तो P और Q ये पूर्णांक है, यानी इंटीजर्स है, तो इनके अलावा भी आप परिमेय अपरिमेय को देख सकते हैं। किस तरीके से देखें, परिमेय अपरिमेय को देखने के लिए आप देखेंगे संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा जिसे बोलते हैं नंबर लाइन, नंबर लाइन। तो जो डेफिनेशन बन गई परिमेय और अपरिमेय के लिए कि ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर देख सकते हैं वो परिमेय है। संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर जिसे आप देख सकते हैं वो परिमेय है और जिसे संख्या रेखा पर नहीं देख सकते वो अपरिमेय है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें अब आपको ये नहीं देखना है P/Q बन रहा कि नहीं बन रहा, हम भाई संख्या रेखा पर देखेंगे। संख्या रेखा पे जो हमें दिख जाएगा वो परिमेय है और जो संख्या रेखा पर नहीं दिखेगा वो अपरिमेय है। तो इस तरह से हमें देखना है परिमेय और अपरिमेय को। तो जो रियल नंबर है ये सारे हैं। अब इनमें से हम परिमेय और अपरिमेय को किस तरह से निकालेंगे देखते हैं। ये है संख्या, संख्या रेखा, नंबर लाइन बोलते हैं जिसे, नंबर लाइन इनकी संख्या रेखा। संख्या रेखा में ये जो बीच में है ये 0 है। इस तरफ जब हम चलेंगे तो ये प्लस में आएगा, इन्हें बोलते हैं धन पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी धन पूर्णांक। तब इधर आएगा इस तरफ तो ये आएंगे माइनस में, ये कहलाता है ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। और जो बीच में है इसे बोलते हैं शून्य पूर्णांक, 0। इस तरह से ये है संख्या रेखा। ये जो धन पूर्णांक है ये अनंत तक, इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो ऋण पूर्णांक है ये इन्फिनिटी, अनंत तक। अब अभी हमने आपको बताया कि जो परिमेय है, परिमेय यानी रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है वो क्या है, और जो अपरिमेय है वो क्या है। यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो इस तरह के क्वेश्चन और भी एग्जामों में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यूपी SSSC के जितने एग्जाम होते हैं हर एग्जाम में आप एक क्वेश्चन पाएंगे परिमेय और अपरिमेय से। यानी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आज की क्लास में आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से। आप संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्याओं को कैसे बांटते हैं, कौन सी
परिमेय संख्या यानी कि जो संख्या रेखा पे दिखेगा। जैसे हमने आपको दिया 1/2, आपने बोला ऐसी संख्या जिन्हें p अपन q के रूप में लिख सके, तो भाई ये परिमेय है, क्योंकि आपने बोला p अपन q के फॉर्म में जिसे लिखेंगे और q 0 के बराबर नहीं है। आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा, ये कॉन्सेप्ट भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, p अपन q के फॉर्म में है। अब जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें आप संख्या रेखा पे देख सकते हैं, जैसे 1/2 है, एक ये दिख रहा है, 2 ये दिख रहा है, तो भाई संख्या रेखा पे जो दिखेगा वो परिमेय यानी कि रेशनल। इसी तरह से -2/3 कैसा है? परिमेय। क्यों? क्योंकि -2 ये दिख रहा, 3 ये दिख रहा, यानी संख्या रेखा पे जो दिखेगा वो परिमेय है। तो -2/3 क्या है? परिमेय है। 0 क्या है? ये भी परिमेय है। क्यों? क्योंकि ये भी संख्या रेखा पे दिख रहा 0/1, क्योंकि p/q के फॉर्म में भी अगर आप लिखें तो ये 0 नहीं है, यानी p/q के फॉर्म में भी है, इसका मतलब परिमेय है। और जो हमने आपको बताया कि ऐसी संख्याएं जिन्हें आप संख्या रेखा पर देख सकते हैं वो परिमेय है, तो जो 0 है वो परिमेय है। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पे दिख रहा। इसी तरह से पाई, बहुत लोगों को डाउट रहता है पाई में कि पाई क्या है, कुछ लोग बोलेंगे परिमेय, कुछ बोलेंगे अपरिमेय। तो भाई कॉन्सेप्ट क्या है? तो जो पाई है वो एक सिंबल है, यानी कि प्रतीक चिन्ह। तो पाई जो है वो एक सिंबल है, यानी कि प्रतीक चिन्ह है, जो संख्या रेखा पे नहीं दिखता। कॉन्सेप्ट बन गया कि संख्या रेखा पे जो दिखेगा वो परिमेय। अब पाई जो है क्या वो संख्या रेखा पे दिख रहा? नहीं दिख रहा, इसका मतलब जो पाई है वो है अपरिमेय। तो जितने भी सिंबल होते हैं, जितने भी सिंबल, साइंस के सिंबल हो, फिजिक्स में जो भी सिंबल है या मैथ में जो भी सिंबल है, वो सारे सिंबल आपके अपरिमेय में हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, प्रतीक चिन्ह जो सिंबल है वो भी अपरिमेय है। जितने भी सिंबल हैं वो सारे अपरिमेय हैं। पाई अपरिमेय, लेकिन पाई का जो मान है 22/7 वो परिमेय है। तो पाई का जो मान है 22/7 वो परिमेय है। क्यों? क्योंकि 22 संख्या रेखा पे दिखेगा, क्योंकि ये तो बहुत अनंत तक संख्या लिखी है, और ये जो 7 है ये भी संख्या रेखा पे दिख रहा, यानी 22/7 जो है वो रेशनल यानी कि परिमेय। इसी तरह पाई की एक और वैल्यू है 3.14, ये भी परिमेय है। क्यों? इसे p/q के रूप में आप लिख सकते हैं, अपॉन 100, ये बन गया p/q। और संख्या रेखा पे भी दिखेगा क्योंकि 314 आगे है और 100 भी यहाँ पे, यानी संख्या रेखा पे जो दिखेगा वो परिमेय है, यानी कि p/q के फॉर्म में जो आ गया वो परिमेय है। ये याद सीखा है। इसी कॉन्सेप्ट को हमने आपको संख्या रेखा पे दिखाया कि संख्या रेखा पर जो दिखेगा वो परिमेय है, और संख्या रेखा पे जो नहीं दिखेगा वो अपरिमेय है। जैसे पाई, कोई भी सिंबल संख्या रेखा पे नहीं दिख रहा, यानी कि ये अपरिमेय है। इसी तरीके से √2 का जो मान है वो 1.414, और ये रुकता नहीं है, अनसेटिस्फाइड यानी अशांत भिन्न बोलते हैं जिसके लिए। तो अशांत भिन्न यानी अनसेटिस्फाइड फ्रैक्शन, अशांत भिन्न। तो अशांत भिन्न का जो मतलब है कि ये दशमलव के बाद अंक रिपीट हो, यानी अलग अलग अंक बार बार आए, दशमलव के बाद अंक जो है रुक नहीं रहे, इसीलिए इसे बोल रहे हैं अशांत, अनसेटिस्फाइड फ्रैक्शन। तो √2 जो है इसका मान इस तरीके से आता है, इसका मतलब ये अशांत भिन्न है, अनसेटिस्फाइड है, इसे आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ये संख्या रेखा पे नहीं दिखता। तो संख्या रेखा पे जो नहीं दिखेगा वो अपरिमेय है, यानी कि जो √2 है वो अपरिमेय है। इसका मतलब ये हुआ जितनी भी संख्याएं हैं जिनकी वर्गमूल नहीं निकलते, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट नहीं निकलते हैं, वो भी अपरिमेय है।
वर्गमूल नहीं निकलते हैं जिनके, जैसे √7 है, √5 है, √11 है, इनके वर्गमूल नहीं निकलते आप पर भी। अब इसी तरह से अगर हम आपसे बोले रूट के अंदर 25 तो 25 का वर्गमूल निकलेगा 5, तो ये तो भाई परिमेय हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल निकलते हैं वो परिमेय हैं और जिनके वर्गमूल नहीं निकलते हैं वो अपरिमेय हैं। ओके, समझ में आई ना बात? तो जो अपरिमेय है, अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर जो है वो ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल नहीं निकलते हैं। एक तो ये हुआ, एक आपने देखा अशांत भिन्न है, अनसैटिस्फाइड फ्रैक्शन यानी अशांत भिन्न है। अशांत भिन्न जो दशमलव के बाद अंक नहीं रुक रहा, अलग अलग अंक आ रहा, तो ये अशांत भिन्न कहलाएंगे। तो ये भी अपरिमेय हैं। और इनके साथ फिर हमने आपको बताया सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह, ये भी क्या है? अपरिमेय है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे कि परिमेय और अपरिमेय क्या है। तो परिमेय का जो कॉन्सेप्ट बना वो क्या है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें आप संख्या रेखा पर देख सकते हैं वो परिमेय है। अब इसमें देखो क्वेश्चन किस तरह से बनता है एग्जाम में। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? इस तरह से क्वेश्चन बनता है। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 2.566 डॉट करके 0 5 ये मान लीजिए हमने आपको 4 ऑप्शन दिए। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, इर्रेशनल नंबर कौन सा है? तो आप देख रहे हैं ये दशमलव के बाद अंक रिपीट होगा, यानी कि रिपीट होगा, यानी ये आवर्ती भिन्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आवर्ती भिन्न है, रिकरिंग फ्रैक्शन, रिकरिंग फ्रैक्शन यानी कि आवर्ती भिन्न है। आवर्ती भिन्न का मतलब है सतत भिन्न, दशमलव के बाद अंक रिपीट हो रहा, बार बार आ रहा, तो ये कहलाएगा सतत भिन्न। सतत भिन्न यानी कि आवर्ती भिन्न, रिकरिंग फ्रैक्शन। तो रिकरिंग फ्रैक्शन जो होती है ये भी परिमेय है। कैसे? देखें, ये भी परिमेय है, रैशनल है। क्यों? क्योंकि इन्हें आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जो P/Q के फॉर्म में आएगा वो संख्या रेखा में दिखेगा। तो संख्या रेखा में जो दिखेगा वो परिमेय है। जैसे 2.5 यहाँ पे ये 6 रिपीट होगा तो हम इसके ऊपर बात होगा। इस तरीके से ये बन गई आवर्ती भिन्न। अब आवर्ती भिन्न को भिन्न के रूप में लिखें, अंश और हर के रूप में, P/Q के फॉर्म में, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे। ये दशमलव के पहले है तो ये होल में है 2 सही 56 पूरी संख्या, जिस पर बार नहीं उसे आपने माइनस किया, जितने अंकों पे बार है उतने 9, जिस पे बार नहीं उतने 0। ये चीज हम आपको नंबर सिस्टम में बताएंगे कि आवर्ती भिन्न को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है, दशमलव के पहले ये आ गया पूरी संख्या लिखी, जिस पे बार नहीं है उसे माइनस कर दीजिए, जितने अंकों पे बार है उतने 9, जिस पर बार नहीं है उतने 0। तो ये हो गया 2 सही 51 बटे 90। तो ये हो गया 180, 180 में 50 जोड़ दिया हमने, 51 जोड़ दिए, 231 बटे 90। ये देखो P/Q के फॉर्म में आ गया। 90 का भाग 231 में जब आप देंगे तो 2 बार जाएगा, दशमलव लगा के
54, फिर 6 0 54, यानी कि ये रुकेगा नहीं है। देखो आ गया 2.56 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ये रिपीटेशन आ रहा है। इसका मतलब ये आवर्ती भिन्न है और इसकी जो भिन्न बनी वो क्या बनी 231/90, यानी कि ये P/Q के फॉर्म में आ गया। और जो P/Q के फॉर्म में आ जाए वो परिमेय है, इसका मतलब ये जो संख्या है ये परिमेय है। तो इस तरह से आपको ये देखना कि परिमेय में आवर्ती भिन्न परिमेय में आती है। तो ये परिमेय है क्यों? क्योंकि ये आवर्ती भिन्न है। तो जहां पे आप परिमेय संख्या लिख रहे हैं वहां पे एक पॉइंट इस तरह से लिख लेना कि आवर्ती भिन्न जो है परिमेय होती है। क्यों? क्योंकि इन्हें आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब इस फॉर्म में आ गया तो ये संख्या रेखा पे दिखेगा, तो संख्या रेखा पे जो दिखेगा वो परिमेय है। 0 अभी हमने बताया था संख्या रेखा पे दिखता है, और जो संख्या रेखा पे दिखेगा वो परिमेय है। तो 0 परिमेय है, पाई अपरिमेय है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पाई। पाई क्योंकि सिंबल है, और जो सिंबल है वो अपरिमेय है क्योंकि ये संख्या रेखा पे नहीं दिखता। √36 इसका वर्गमूल निकलता है 6, ये तो परिमेय है। तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन आपको परिमेय के दिए गए, ये ऑप्शन अपरिमेय है। तो क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो आंसर होगा पाई। क्लियर हुआ? परिमेय अपरिमेय काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। तो सबसे पहला टॉपिक तो ये परिमेय अपरिमेय आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन पर बच्चे ध्यान नहीं देते, तो आप इन छोटी चीजों पर पहले ध्यान दें जिससे मैथ के कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे हो जाए। इसीलिए आज हम आपके बेसिक मैथ शुरू किए जिसमें आपको बेसिक चीजें बताएंगे। तो परिमेय अपरिमेय हमने देखा, इसी में एक और क्वेश्चन लिखे, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। आपको क्वेश्चन का भी पैटर्न पता होना चाहिए कि यार क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, इस तरीके से वो आपसे पूछेगा। पहला ऑप्शन √5 2.5786 इस तरह से। टू पॉइंट 7878 रिपीट होगा। कोई भी सिंबल बना, ये तो अपरिमेय वैसे ही है, अभी हमने बताया प्रतीक चिन्ह है, और जो प्रतीक चिन्ह है वो तो अपरिमेय होते ही। यहाँ पे ये देखो दशमलव के बाद अंक रूप लेगा, तो ये अनसेटिस्फाई यानी अशांत भिन्न है, और जो अशांत भिन्न होगी वो भी अपरिमेय, इसका रूट निकल लेगा, इसलिए ये अपरिमेय है। तो ये बचा फिर एक ऑप्शन। अब इसे आवर्ती भिन्न बोलेंगे, क्यों? क्योंकि 787878 रिपीट हो रहा, तो इसे लिखिए 2.78 के ऊपर 12। तो ये बन गई आपकी आवर्ती भिन्न, यानी कि रिकरेंट फ्रैक्शन। और जो आवर्ती भिन्न है वो परिमेय होती है, इसे आप लिखेंगे 2 सही 78/99, तो ये बन जाएगा आपका परिमेय। P/Q के फॉर्म में आ गया, यानी कि ये परिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय जो है ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए इसमें कई ढेर सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे परिमेय अपरिमेय पर, तो आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो अभी जो हमने संख्या रेखा बनाई थी, बाकी संख्याएं इसमें से निकलेंगी, जितनी भी संख्याएं हैं सारी यहीं पे दिखेंगे नंबर में। देखो 0 ये पॉजिटिव इंटीजर्स थे, ये नेगेटिव इंटीजर्स
यहाँ पे जो संख्या पूछी जाएगी आपसे वो है प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल। बात आती है कि ये जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, नेचुरल नंबर जो है वो क्या है। तो अगर आपसे पूछे डिफाइन करिए कि प्राकृतिक संख्या है क्या है, तो आप देखेंगे गिनती में आने वाली संख्या है। बुक में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि गिनती में आने वाली संख्या है प्राकृतिक संख्या होती है। अगर इसे आप स्टैंडर्ड भाषा में बोले, मैथ की गणित की भाषा में बोले, तो ये जो धन पूर्णांक आप देख रहे हैं यही है प्राकृतिक संख्या, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वही नेचुरल नंबर है। तो इसे आप कहेंगे धन पूर्णांक। तो जो धन पूर्णांक है उन्हीं को आप बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो इसमें आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, सभी धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सभी धन पूर्णांक एक से शुरू होंगे और इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक। तो सभी धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये जो नेचुरल नंबर है वो यही है, धन पूर्णांक। जितने भी धन पूर्णांक हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इसमें बात आती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी ये लिख रहा है 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। फिर इसमें कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ये है, हमने कहा एक और 9 लगा दो, एक और 9 लगा दो, 9 लगाते जाओगे तो ये तो उठेगी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या है उसे आप ज्ञात नहीं कर सकते, उसे आप तय नहीं कर सकते। तो जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनफिनिटी तक नंबर लिखे हुए हैं। आप इसे जब बनाएंगे संख्या के लिए तो सबसे बड़ी संख्या नहीं बना सकते। तो प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात करें सबसे बड़ी, तो उसका आंसर क्या आएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। और सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कई बार पूछी गई। तो प्राकृतिक संख्याओं की अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे सभी धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वही है नेचुरल नंबर्स। इसके बाद फिर बात आती है होल नंबर, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं थी इस तरह से इन्फिनिटी तक, तो इन्हीं में अगर हम 0 को ले लें, पूरी फैमिली बन गई, हम 0 आ गया। क्योंकि जो गणित है वो 10 अंकों से मिलकर बनी है, इसीलिए आप उसे डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, 10 तो इसी से बनेगा, 0 से 10 बन जाएगा। यानी जो गणित में आप नंबर बनाते हैं, कोई भी नंबर, बड़ा नंबर या छोटा नंबर, वो इन्हीं अंकों से मिलके बनता है। 0 1 से लेके 9, यानी कि ये टोटल जो नंबर है ये 10 अंक है। इसीलिए जो गणित है उसे आप डेसिमल सिस्टम में पढ़ते हैं। डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो गणित आप पढ़ते हैं वो किस सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो वो डेसिमल सिस्टम है, क्योंकि ये 10 अंकों से मिलकर बना है, 0 से लेके इस तरीके से। तो ये हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे सिस्टम, उसमें डेसिमल सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है। जो भी सिस्टम आप बनाना चाहें उस सिस्टम में बेस देते हैं।
बेस 5, बेस 6, बेस 8, तो डेसिमल सिस्टम में बेस 10 होता है। तो ये एसएससी का पार्ट है, एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं सिस्टम के। अभी हम बात कर रहे हैं यूपीएससी सीसेट पेपर की, तो यहाँ पे हम आपको बेसिक यानी प्राथमिक मैथ में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में बता रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हमने आपको बताया प्राकृतिक संख्या के बारे में, फिर इसमें हमने जीरो को शामिल कर दिया, तो अब इनका नाम क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या, जिसे बोलते हैं होल नंबर। समझ में आएगा होल नंबर क्या है। तो प्राकृतिक संख्याओं में जब हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर और 0 से अगर शुरू करते हैं तो इसे बोलेंगे पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। क्लियर हुआ। तो इसे आप एक पॉइंट में लिखते जाएंगे साथ साथ कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल करने पर ये कहलाएंगे पूर्ण संख्याएं, जिन्हें बोलते हैं होल नंबर। ठीक है। अब आपने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जान लिया। अब हम बाकी की जो संख्याएं हैं नंबर लाइन में जिन्हें आपने देखा, इन संख्याओं में से और भी संख्याओं को निकालेंगे। जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्या रेखा पर थी। तो इसमें अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार। प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। किस तरह से क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को बांटना, तो इन्हें हम किस आधार पर बांटेंगे, सबसे पहले ये बात आती है सामने। तो प्राकृतिक संख्याओं को बांटने के जो आधार हैं वो क्या है, बेस। किस आधार पर आप बोलते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है वो भाज्य है, अभाज्य है, सम है, विषम है, तो ये सब नेचुरली नंबर है, लेकिन किस आधार पर इन्हें आप बांटते हैं वो देखना है। तो प्राकृतिक संख्याओं को बांटने के दो आधार हैं, दो बेस हैं। पहला डिविजिबिलिटी, जिसे आप बोलते हैं भाज्यता, यानी भाज्यता भी बोल सकते हैं ऐसे, भाज्यता, डिविजिबिलिटी, भाग देकर। दूसरा बेस होता है गुणनखंड, यानी फैक्टर। गुणनखंड के आधार पर, और एक होता है भाज्यता के आधार पर। तो भाज्यता के आधार पर अगर हम बात करें तो संख्याओं को 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग। अब आपको मालूम है कि भाई 2 से जो विभाजित हो जाए उसे सम संख्या बोलते हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या बोलते हैं। सम इवन नंबर, विषम ऑड नंबर, इस तरीके से। तो ये जो सम विषम है, प्राकृतिक संख्याओं को जो आपने बांटा है सम विषम 2 भागों में, तो ये भाज्यता के आधार पर, यानी कि 2 से भाग देकर। तो जैसे पहली सम संख्या क्या है, 2, 4, 6, 8, इस तरीके से। तो 2 से आपने भाग किया, 2 से विभाजित हो गई, तो ये सम संख्या है। इसी तरह से विषम में 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती। तो भाज्यता के आधार पर आपने देखा संख्याओं को 2 भागों में बांट दिया, सम और विषम। इसी तरह से गुणनखंड के आधार पर भी संख्याओं को बांटेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गुणनखंड के आधार पर। देखिए साथ साथ नोट करते चलिए, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं अपने तो तैयारी आपकी 50% हो जाती है, और जब उसी नोट्स का आप रिवीजन करते हैं तो आपकी तैयारी पूरी हो जाती है। तो कंपटीशन में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके नोट्स होने चाहिए, तभी आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने नोट्स भी बनाया करो। देखो प्राकृतिक संख्याओं को हमने अभी भाज्यता यानी डिविजिबिलिटी के आधार पर बांटा, अब बांटेंगे गुणनखंड के आधार पर। तो गुणनखंड के आधार का मतलब है
गुणनखंड के आधार देखो, केवल एक गुणनखंड, केवल एक गुणनखंड हो, एक बात। दूसरा, केवल दो गुणनखंड, केवल दो गुणनखंड हो। तीसरा भाग, दो से अधिक गुणनखंड। क्लियर हुआ? तो गुणनखंड के आधार पर प्राकृतिक संख्याओं को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला भाग, केवल एक गुणनखंड जिसका होता है, केवल दो गुणनखंड जिसके होते हैं, और दो से अधिक गुणनखंड जिसके होते हैं। अब इन्हें भाई नाम दिया जाएगा, तो इनका नाम क्या होगा? केवल एक गुणनखंड जिसका अर्थ क्या बोलेंगे? जिसका केवल एक गुणनखंड होता है उसे बोलते हैं इकाई, यानी कि यूनिट। इकाई, इकाई यानी कि एक। एक जो है वो केवल एक गुणनखंड, एक यानी कि एक ही है, तो ये क्या है? इकाई। अब जब केवल दो गुणनखंड होते हैं तो इसे हम नाम देंगे, तो इसका नाम क्या होगा? केवल दो गुणनखंड हो गया, तो इसे हम नाम देते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या। हिंदी में एक और नाम है जो कंपटीशन में पूछा जाता है, वो है रूढ़ संख्याएं। रूढ़ संख्याएं नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी संख्याएं जो रूठ गई। रूठ गई मतलब रूढ़ संख्याएं। रूढ़ जैसे दो है, एक गुणा दो। अब किसी संख्या से विभाजित ही नहीं होती, एक या फिर स्वयं। जब वो संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रही तो वो रूढ़ संख्या कहलाएगी। रूढ़, कंपटीशन में ये नाम ज्यादा पूछा जाता है, रूढ़। इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर। समझ में आया? प्राइम नंबर। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका। पहली अभाज्य संख्या क्या है? तो भाई बिल्कुल याद रखना, पहली अभाज्य संख्या क्या है? दो है। सम भी है ये, और क्या है? पहली अभाज्य संख्या। और ये अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसके केवल दो गुणनखंड हैं, एक और स्वयं। तो कुछ लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, वो भी सही है कि ऐसी संख्याएं जो एक से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, कटने मतलब विभाजित होती है, डिविजिबल, एक से और स्वयं, सेल्फ यानी स्वयं से। तो पहली अभाज्य संख्या दो, इसके बाद तीन, एक गुणा तीन, उसके बाद पाँच, एक गुणे पाँच, फिर सात, एक गुणे सात। तो ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं हैं जिनकी केवल दो गुणनखंड है। जब दो से अधिक गुणनखंड आ जाए तो इनका नाम क्या हो जाएगा भाई? भाज्य संख्याएं। समझ में आया? केवल एक गुणनखंड तो आपने इसे इकाई बोला, केवल दो गुणनखंड तो इसे आपने अभाज्य संख्याएं बोली। इन्हीं का नाम हमने बताया रूढ़ संख्याएं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। दो से अधिक गुणनखंड जब होते हैं तो उसे नाम देते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं का एक और नाम है जो कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, यौगिक संख्या। इसे क्या बोलते हैं? यौगिक संख्याएं भी इनको बोलते हैं। भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्याएं क्या है? दो से अधिक। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई पहली भाज्य संख्या कौन सी है? देखो, एक, दो, तीन, बीच में चार छूटा है, यानी पहली भाज्य संख्या है चार। पहली भाज्य संख्या है चार। कैसे? एक गुणा दो गुणा दो, दो से अधिक गुणनखंड हो गए। और जब दो से अधिक गुणनखंड हो जाए तो इसे हम नाम क्या देंगे? भाज्य संख्याएं, यानी कि यौगिक संख्याएं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। आज भाई गला खराब है, इस वजह से पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं
दो से अधिक गुणनखंड मिलते हो उन्हें बोलेंगे भाज्य संख्याएं। जैसे 4 1 गुणा 2 गुणा 2, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो ये भाज्य संख्या। पहली भाज्य संख्या 4। इसके बाद देखो 5 यहाँ आ गया, 6 छूटा है 6 1 गुणा 2 गुणा 3, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। 7 देखो यहाँ है, फिर 8 1 गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 से अधिक फैक्टर हो गए। इस तरह से ये कहलाएगी भाज्य संख्या। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि ये भाज्य और अभाज्य किस आधार पे नाम दिए गए। कोई आपसे पूछे कि बताओ ये अभाज्य और भाज्य किस आधार पे नाम दिए गए, तो आप वहां क्या बोलेंगे? गुणनखंड के आधार पर, यानी फैक्टर। गुणनखंड क्या होता है? फैक्टर। यानी फैक्टर के आधार पर इन्हें हम भाज्य और अभाज्य बोलते हैं, प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो आपने देखा प्राकृतिक संख्याओं को हमने गुणनखंड के आधार पर 3 भागों में बांटा। एक इकाई, तो जो एक है जो ध्यान रखना, ना भाज्य और ना अभाज्य, एक केवल इकाई होती है। ठीक, केवल 2 गुणनखंड जिसके होते हैं उसे आप अभाज्य बोलते हैं। पहली भाज्य संख्या 2 है, ये कई बार आ चुका। इसके बाद जो भाज्य संख्या है वो 2 से अधिक गुणनखंड है, भाज्य। पहली भाज्य संख्या क्या है? 4। नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला टॉपिक लेते हैं, इसी में प्राकृतिक संख्याओं के बाद अगली नेक्स्ट संख्या आती है जो आपने अभी प्राकृतिक संख्याएं देखी। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, जैसे सहअभाज्य संख्या, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। सहअभाज्य संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अब ये सहअभाज्य संख्याएं क्या है? तो ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1, क्या बोलेंगे? ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो। मासा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे बोलते हैं मासा। तो ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो उसे सहअभाज्य बोलते हैं। अब इनका क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा? देखो, निम्न में से कौन एक सहअभाज्य जोड़ा है, या निम्न में से कौन एक सहअभाज्य, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हमने आपको ऑप्शन दिया 2 3 3 6 20 25 27 30, मान लीजिए इस तरह से ये ऑप्शन बना दिए। अब इनमें से बताना है कौन सी संख्या सहअभाज्य। तो सहअभाज्य का मतलब हुआ कि जिनका मासा 1 हो, यानी कि जिनमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो। तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसका जो मासा निकलेगा HCF वो 1 होगा। इसका मतलब जो सहअभाज्य वो ये है। अब यहाँ पे हम 3 और 6 को अगर देखें तो इसमें कॉमन 3 है, 3 से ये भी विभाजित हो रहा है, ये भी। इसका मतलब ये तो सहअभाज्य नहीं हो सकता क्योंकि इसका मासा 1 नहीं है। फिर यहाँ पे देखें इसमें भी 5 कॉमन है, इसका भी मासा 1 नहीं होगा। यहाँ पे देखें 3 कॉमन है, इसका मतलब इसका भी मासा 1 नहीं होगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो उसे आप क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्याएं, जिसे बोलते हैं को प्राइम नंबर, यानी मासा 1 होना चाहिए। कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो वो कहलाएगी सहअभाज्य संख्या। इसी में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इन पर ध्यान देना है थोड़ा। तो अगला है जुड़वा अभाज्य संख्या।
पेयर प्राइम नंबर या फिर ट्विंस भी बोलते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या। क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आएगा, निम्न में से कौन जुड़वा अभाज्य संख्याएं यानी संख्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्वेश्चन इस तरह से आएगा जैसे हमने ऑप्शन आपको दिया 5 11 3 7 13 15 17 19, ये हमने ऑप्शन बना दिया। इसमें आपको देखना है कि निम्न में से कौन जुड़वा अभाज्य यानी ट्विंस प्राइम नंबर है। तो जुड़वा अभाज्य का मतलब है कि पहले तो वो अभाज्य संख्या हो, पहली चीज आपको देखना है कि वो अभाज्य संख्या हो। तो यहाँ पे 5 अभाज्य है यानी कि प्राइम नंबर है और 11 भी अभाज्य, लेकिन इनके बीच में अंतर 2 का नहीं है। तो जो अभाज्य संख्या होती है उनके बीच में अंतर 2 का हो, ये आपको ध्यान रखना है। पहली शर्त क्या है कि वो अभाज्य हो, तो यहाँ पे ये दोनों अभाज्य हैं, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई हो गई, लेकिन भाई दूसरी कंडीशन नहीं हो गई, इनके बीच में डिफरेंस नहीं है 2 का, और जब 2 का अंतर नहीं है तो ये जुड़वा अभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन देखिए 17 और 19 दोनों प्राइम नंबर है, 17 भी और 19 भी, क्योंकि ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच में अंतर 2 का है। तो बीच में अंतर 2 का हो, अभाज्य संख्या हो, तो इसे हम बोलेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या है। यहाँ देखें अभाज्य है लेकिन अंतर 4 का, यहाँ पे ये तो अभाज्य है, 15 जो है वो अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। क्यों? क्योंकि ये 3 से भी कट रहा, 5 से भी कट रहा, तो ये तो भाई भाज्य है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपने देखा कि इनमें से जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी है, तो संख्याएं अभाज्य हों और उनके बीच में अंतर 2 का हो, तो उसे बोलते हैं जुड़वा अभाज्य यानी कि पेयर प्राइम नंबर या ट्विंस प्राइम नंबर। तो ये है जुड़वा अभाज्य। तो एक पॉइंट इसमें भी आप लिख लीजिए कि ऐसी संख्याएं जिनके बीच में अंतर 2 का हो और वो संख्याएं अभाज्य हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या। नोट करते चलिए साथ साथ, क्योंकि नोट करना भी जरूरी है, नोट्स बनाएंगे तभी कुछ आगे हो पाएगा। चलिए, तो अभी आपने देखा जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बारे में, उसके पहले हमने बताया सहभाज्य संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक संख्याओं के टाइप के बारे में, ये सब आज हम लोग देख चुके। इसके बाद आगे देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है पूर्णकालिक संख्या। पूर्णकालिक संख्या, कुछ लोग तो पहली बार शायद नाम सुन रहे हो कि यार ये है क्या, तो भाई अपने पास ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो आप पहली बार सुन रहे होंगे और ये कंपटीशन में जरूर मिलेंगे, एग्जाम में जरूर मिलेंगे आपको। तो ये पूर्णकालिक संख्या कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका, जिसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर। अब लग रहा होगा हाँ भाई सुना है, हिंदी में तो अजीब लग रहा था पूर्णकालिक संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, परफेक्ट नंबर। अब बात समझ में आ रही कि हाँ यानी कि क्या है, ये है परफेक्ट नंबर, जिसे बोलते हैं पूर्णकालिक संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में, देखिए निम्न में से कौन एक पूर्णकालिक संख्या है, पूर्णकालिक संख्या, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन एक पूर्णकालिक संख्या है। तो हमने मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिए 8 14 18 28। चलिए भाई जल्दी से बताइए, कमेंट में लिख के हमें इसका आंसर दीजिए जल्दी से कि इनमें से पूर्णकालिक संख्या कौन सी है, कोशिश करिए। देखें पूर्णकालिक संख्या क्या है, तो इसका आंसर है 28।
28। कैसे? देखो, ऐसी संख्याएं जिनके भाजकों का योग उस संख्या के बराबर, भाजक यानी कि फैक्टर जिससे ये कटे, विभाजित हो जाए। जैसे 28 जो है वो किन संख्याओं से विभाजित होगा? एक तो सभी का फैक्टर होता है, 2, 4, 7, 14, स्वयं को जोड़ इसे नहीं लेंगे क्योंकि 28 का फैक्टर 28 भी है, लेकिन उसे नहीं लेंगे। स्वयं को छोड़ के बाकी के जितने भी फैक्टर हैं उन सबका जो टोटल है वो उस नंबर के बराबर है। चेक कर लीजिए, देखिए 3 और 7 10 14 14 14 28 यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके भाजकों का योग उस संख्या के बराबर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णकालिक संख्याएं, यानी कि परफेक्ट नंबर है ये। तो ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्णकालिक संख्या है, यानी कि परफेक्ट नंबर है, तो आप इस तरह से परफेक्ट नंबर को निकालेंगे। अब कुछ जो परफेक्ट नंबर है आप याद कर लीजिए, तो एग्जाम में चेक नहीं करना पड़ेगा, तुरंत हम टिक मार देंगे। कैसे? देखें, एक क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि सब पहली प्रथम पूर्णकालिक संख्या क्या है? प्रथम पूर्णकालिक संख्या क्या है? बताइए। प्रथम पूर्णकालिक संख्या यानी फर्स्ट जो परफेक्ट नंबर क्या है? तो फर्स्ट परफेक्ट नंबर है 6। पहली पूर्णकालिक संख्या 6 है। क्यों? देखें, इनके भाजकों का योग यानी इनके जो फैक्टर है 1 2 3 ऐड कर 6 होगा। इनके भाजकों का योग उस संख्या के बराबर है। इसका मतलब जो 6 है वो परफेक्ट नंबर है, यानी कि पूर्णकालिक संख्या, और पहली पूर्णकालिक संख्या फर्स्ट परफेक्ट नंबर 6। ये कई बार एग्जाम में आ चुका, इसे आप याद रखेंगे। पहली जो पूर्णकालिक संख्या है वो क्या है? 6 है। तो अगर हम आपसे पूछें परफेक्ट नंबर क्या है, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि जो संख्याएं हैं उनके भाजकों का जो टोटल है वो संख्या के बराबर हो तो वो पूर्णकालिक संख्या कहलाती है। तो इसे भी आप एक पॉइंट में लिख लीजिए कि ऐसी संख्याएं इनके भाजकों का जो योग है उस संख्या के बराबर है तो वो कहलाएगी परफेक्ट नंबर, यानी कि पूर्णकालिक संख्या। तो इस तरह से ये है परफेक्ट नंबर। ठीक है, नोट कर लीजिए। परफेक्ट नंबर क्या होगा? ऐसी संख्या जिनके भाजकों का योग उस संख्या के बराबर है तो उसे हमने बोला परफेक्ट नंबर। इसी तरह से एक और संख्या है वो भी काफी पूछी जाती है एसएससी में, तो ये कई बार आ चुका क्वेश्चन, चक्रीय नंबर यानी चक्रीय संख्या। इंग्लिश में से बोलते हैं साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर यानी कि चक्रीय संख्या, साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर क्या है? क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछा गया, निम्न में से कौन एक चक्रीय संख्या है? ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या है जो चक्रीय संख्या है, यानी कि साइक्लिक नंबर है? तो आपको 4 ऑप्शन इस तरह से दे देगा। मान लो हमने ये एक नंबर दिया, एक दूसरा नंबर ये दिया, ये 4 ऑप्शन इस तरह से हमने बनाया। तो इनमें से अगर हम देखें कि चक्रीय संख्या क्या है, साइक्लिक नंबर क्या है, तो इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या है? इसका आंसर है 14 28 57 57। ये साइक्लिक नंबर है, यानी कि चक्रीय संख्या। चक्रीय संख्या का क्या मतलब हुआ ये देख लें। जो ये संख्या है साइक्लिक नंबर,
जब हमने 14, 28, 57 में 2 को गुणा किया तो ये नंबर आया 28, 57, 14 पीछे चला गया। अंक वही है, ये जो अंक है ये आ गया 14, ये अंक वही रहेंगे, केवल ये जो अंक हैं ये आपस में रोटेट होंगे यहाँ पे, लेकिन अंक वही होंगे जो भी यहाँ पे संख्या आएगी हल करने पर। तो जब हम इस संख्या में गुणा करेंगे 1 का, 2 का, 3 का, कहाँ तक 6 तक, क्यों? जितने भी अंक हैं उस संख्या में उतने तक का गुणा आप कर सकते हो। तो इसे आप अपनी भाषा में किस तरह से लिखेंगे? n अंकों की संख्या, यानी कि जितने अंकों की संख्या, n अंकों की संख्या। जैसे ये 6 अंकों की संख्या है, 6 तक का गुणा कर सकते हो। 5 अंकों की संख्या है तो 5 तक का गुणा कर सकते हो। तो n अंकों की संख्या में n तक के अंकों का गुणा करने पर संख्या चक्रीय क्रम में आए तो वो चक्रीय संख्या कहलाती है। समझ में आया? n अंकों की संख्या में n तक के अंकों का गुणा करने पर जो संख्या आए वो चक्रीय क्रम में आए तो वो चक्रीय संख्या कहलाती है। तो जैसे हमने 14, 28, 57 में गुणा किया तो ये अंक रिपीट हो रहा है, तो ये चक्रीय संख्या है, इसे आप याद करें। 14, 28, 57 याद करने का तरीका देखो कैसे याद करना है। 14 का डबल 28, 28 का डबल 56 होता है, लेकिन यहाँ पे 57 है, ये याद रखना है। 14, 28, 57, इसे हम क्या बोलेंगे? चक्रीय नंबर। क्लियर हुआ? साइक्लिक नंबर क्या है? तो इस तरह से आपने देखा साइक्लिक नंबर यानी कि चक्रीय संख्या क्या है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं को कैसे बांटते हैं ये आज आपने देखा। तो हमने संख्याओं को किस तरह से बांटते हैं, तो सबसे पहले आपको बताया कि जो वास्तविक नंबर है वो है, रियल नंबर जो है, काल्पनिक नंबर है, वास्तविक नंबर जो है उन्हीं से पूरी आपकी जो मैथ है वो बनी है। और उसमें भी हमने बांटा परिमेय और अपरिमेय में। फिर परिमेय अपरिमेय को कैसे पहचानते हैं, तो हमने आपको बताया कि संख्या रेखा पर जिसे देख सकते हैं वो परिमेय है, और संख्या रेखा पे जो नहीं दिखेगा वो अपरिमेय है। उसके बाद फिर आपने संख्या रेखा पे प्राकृतिक संख्याओं को देखा, नेचुरल नंबर, और जो प्राकृतिक संख्याएं थी वो क्या थी? सभी धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं थी। उसके बाद हमने क्या किया? धन पूर्णांकों में 0 को शामिल कर लिया तो उनका नाम क्या बन गया? पूर्ण संख्या है। उसके बाद फिर हमने प्राकृतिक संख्याओं को बांटा 2 आधार पर, एक भाज्यता डिविजिबिलिटी, और भाज्यता के आधार पे सम और विषम। फिर हमने प्राकृतिक संख्याओं को बांटा गुणनखंड के आधार पर, जिसमें केवल एक गुणनखंड तो उसे हम बोलते हैं इकाई, और जिसमें 2 गुणनखंड होते हैं उसे बोलते हैं भाज्य संख्या, और जिसमें 2 से अधिक होते हैं उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। उसके बाद फिर हमने आपको क्या बताया? सहभाज्य संख्याओं के बारे में। को प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो उसे सहभाज्य बोलते हैं। फिर हमने आपको क्या बताया? ट्विंस प्राइम नंबर यानी कि जुड़वा भाज्य संख्याएं। तो ऐसी भाज्य संख्याएं जिनमें अंतर 2 का हो, जुड़वा भाज्य संख्याएं। फिर हमने उसके बाद आपको क्या बताया? परफेक्ट नंबर, पूर्णकालिक संख्या। वो क्या था? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर में क्या था? ऐसी संख्याएं जिनके भाजकों का योग उस संख्या के बराबर। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को लगाएंगे। क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्जाम में? निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? यहाँ बताया था ना स्टार्टिंग में। पहला ऑप्शन है 4/9, दूसरा ऑप्शन है 4/5,
तीसरा ऑप्शन है √7, एक और ऑप्शन है √81। इसमें आपको बताना है कौन सी संख्या आप रखें। देखो इसका तो वर्गमूल निकलना, ये p/q के फॉर्म में है, इसका वर्गमूल निकलना √7। तो इसमें से जो अपरिमेय संख्या है वो कौन सी है? √7। बता चुके हैं अभी परिमेय और अपरिमेय क्या है। इसमें क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे एग्जाम में। थ्योरी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के। थ्योरी के क्वेश्चन देखिए क्या है, जैसे क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। गुणनफल यानी दोनों का प्रोडक्ट जो गुणा आएगा वो क्या होगा। तो इसमें हमने आपको पहला ऑप्शन दिया जैसे एक प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है। दूसरा ऑप्शन है एक अपरिमेय संख्या। ये आपके सीसेट मैथ के पार्ट में ये क्वेश्चन इस तरह से आ चुके हैं एग्जाम में, थ्योरी वाले क्वेश्चन है ये। एक संयुक्त संख्या और एक परिमेय संख्या। क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। क्या ऐसी बात है कि परिमेय संख्या मान लीजिए ये है, अपरिमेय संख्या कोई सी भी ले लो ये, इनका जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। तो ये जो है क्या होगा? अपरिमेय। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 2, एक संख्या है √2, जब हम इनका गुणा करेंगे तो ये अपरिमेय ही आएगा। हाँ, जब हम दो अब जैसे ये परिमेय या अपरिमेय संख्या लेंगे, जैसे दो अपरिमेय संख्या लेंगे √2, √5, तो इनका जो हम गुणा करेंगे ये भी अपरिमेय होगा। तो आप जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो कोई भी नंबर लेके आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे अपरिमेय गुणा करने पर क्या है? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय गुणा करने पर क्या है? अपरिमेय। परिमेय और परिमेय का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? वो भी परिमेय आएगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में देखना है परिमेय और अपरिमेय का जो कॉन्सेप्ट है। कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन लिखिए जो अभी एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है? सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका। हमने आपको ऑप्शन दिया 1, 2, 3, अगला ऑप्शन है 4। चलिए टिक मार दीजिए जल्दी से। सबसे छोटी संयुक्त संख्या भी बताया था हमने, कंपोजिट नंबर, इसी को आप क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। तो पहली भाज्य संख्या क्या थी? 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है
क्या है जिसे 7 से गुणा करने पर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 7 से गुणा करने पर समान अंक की संख्या बनती है। समान अंक की संख्या बनती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 7 से गुणा करने पर समान अंक की संख्या बनती है, यानी कि जो संख्या आएगी वो समान अंक की संख्या आएगी। तो अभी हम आपको बता चुके साइक्लिक नंबर, चक्रीय संख्या। तो ये जो चक्रीय संख्या है इसमें जब हम 7 का गुणा करते हैं तो जो संख्या बनती है वो 6 अंक की ये संख्या बनती है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है जिसमें 7 से गुणा करेंगे तो समान अंक की संख्या बनेगी। तो आप इसे याद रखेंगे, ये संख्या है साइक्लिक नंबर यानी कि चक्रीय संख्या। इसमें जब हमने 7 का गुणा किया तो देखो समान अंक की संख्या बन गई। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है? 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं? 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं? अब जैसे मान लीजिए हमने आपको ऑप्शन भी दे दिया। ऑप्शन है 9 × 10 की पावर 99, दूसरा ऑप्शन है 10,100, तीसरा ऑप्शन है 9 × 10 की पावर 100, चौथा ऑप्शन है 11 × 10 की पावर 98। ये इतने ऑप्शन हमने आपको दिए। इसमें आपको बताना है 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है। मोस्ट क्वेश्चन, 100 अंकों की कितनी, ठीक है, 100 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो हम बात करेंगे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से कि सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई एक अंक की कितनी संख्याएं हैं, तो आप क्या कहेंगे? सर 9 संख्याएं हैं एक अंक की। 1 से लेकर 9 तक कितने अंक हैं? 9। एक अंक की कितनी संख्याएं हुई? 9। फिर हम आपसे बोले भाई 2 अंक की कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे सर 10 से लेकर 99 तक की जो संख्या है वो 2 अंक की। तो यहाँ पे 1 से लेकर 99 तक की गिनती में पूरी 99 मिलती है, एक अंक और 2 अंक की। तो ये एक अंक वाली 9 संख्या कम कर दो 99 में से, तो यहाँ पे 2 अंक की संख्या आपको कितनी मिल जाएगी? 90। इसी तरह से 3 अंक की संख्याएं कितनी मिल जाएंगी? तो 1 से लेके 999 तक 1 अंक 2 अंक 3 अंक की संख्या है, हमें चाहिए केवल 3 अंक की। तो ये 99 संख्याएं कम करो 1 अंक और 2 अंक वाली, तो आपको संख्याएं मिलेंगी कितनी? 900। क्लियर हुआ? इसी तरह से 4 अंक की जब हम संख्याएं आपसे बोले तो 1 से लेकर 9999 तक की जो संख्याएं होंगी वो 4 अंक की होंगी। तो यहाँ पे 1 अंक 2 अंक 3 अंक वाली ये संख्याएं कम कर दो 999 संख्याएं, तो आपको कितनी मिलेंगी? 9000। इस तरह से जब आप देख रहे हैं कि 1 अंक में 1 9, फिर 2 अंक में 1 0 बढ़ गया, 3 अंक में 2 0 बढ़ गए, 4 अंक में 3 0 आ गए। इसी तरह से हमने आपसे पूछा 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है। तो एक ये आपका कॉन्सेप्ट बन गया। तो इसे हम लिखेंगे इस तरह से 9 × 10
9 गुणे 10 की घात 0 है ये, यानी कि 9। इसे हम लिखेंगे 9 गुणे 10 की घात। अब जैसे यहाँ पे 1 कम की थी तो आप 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो 9 गुणे 10 की घात 0 आ गया। इसी तरह से 2 अंक की है, 2 माइनस 1, 9 गुणे 10 की घात 1, यानी कि देखो 90 आ गया। तो यहाँ पे जितने अंक की संख्या लिख रहा है उस पर उतनी पावर आ रही है। 2 अंक की संख्या लिख रहा है 2 घात आ गई। जैसे 3 अंक की संख्या लिख रहे हैं 9 गुणे 10 की घात 3 माइनस 1, तो 9 गुणे 10 की घात 2, 9 गुणे 100 यानी कि 900। देखो भाई 1 अंक की 9 संख्याएं, 2 अंक की 90 संख्याएं इस तरह से बनी, 3 अंक की 900 संख्याएं इस तरह से बनी। इसी तरह से 4 अंक की जब हम बात करेंगे तो 9 गुणे जितने अंकों की संख्या की बात कर रहे हैं उस घात में से एक कम करना है। जैसे 3 अंक की है 3 माइनस 1, 4 अंक की है 4 माइनस 1, तो इसे हम लिखेंगे 9 गुणे 10 की घात 3, यानी कि 9 में 1000 का गुणा, तो संख्या कितनी बनी 9000। इसी तरह से जो क्वेश्चन बनता था कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं, तो 9 गुणे 10 के ऊपर घात जितने अंक की संख्या बनाना है उसमें से एक कम, तो 9 गुणे 10 की घात 99। तो 100 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, तो भाई पहला ऑप्शन सही है 9 गुणे 10 की घात 99। तो इस तरह से 100 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो ये आपका एक मेथड बना कि यार 1 अंक की कैसे बनी, 2 अंक की कैसे बनी। तो इसके लिए अगर आप फॉर्मूले के रूप में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे n अंकों की संख्या कितनी, 9 गुणे 10 की घात n माइनस 1। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट जो आप बनाते हैं वहां पे n अंकों की कितनी संख्या है, 9 गुणे 10 की घात n माइनस 1। ठीक है, क्लियर हो, नोट कर लीजिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे अभी इसमें। देखो प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनते हैं, तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे मैथ में उतनी अच्छी आपकी पकड़ आएगी। कॉन्सेप्ट सीखना है, रटना बिल्कुल नहीं है। सारी चीजें हम आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से ही बताएंगे, कोई भी चीज आपको याद नहीं कराएंगे। देखिए जैसे ये क्वेश्चन पूछा है √3 प्लस √11 इसका होल स्क्वायर एक है मतलब क्या है ये पूछना चाह रहा। तो ऑप्शन में उसने आपको दिया परिमेय, तीसरे ऑप्शन में दिया प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, फिर चौथे ऑप्शन में दिया पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण नंबर। √3 प्लस √11 का होल स्क्वायर क्या है, तो आंसर भी आपने बताया क्या है अपर में। किस तरह से a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इसमें आपने खोला, तो √3 प्लस √11 का होल स्क्वायर यानी √3 का वर्ग प्लस √11 का वर्ग प्लस 2ab, √3 प्लस इंटू √11, तो ये 3 प्लस 11 प्लस 2 √6, ये हल करने पर गया 14 प्लस 2। चूंकि ये परिमेय संख्या है और इसके साथ ये अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपने देखा परिमेय और अपरिमेय क्या है। अब इसमें एक और आपको चीज देखनी है, स्थानीय मान क्या है। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है स्थानीय मान।
स्थानीय मान जो है इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। जैसे कोई संख्या मान लीजिए एक नंबर है, इसमें हमने आपसे बोला 5 का स्थानीय मान बताइए, यानी 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। 1 10 100 इकाई ढाई सैकड़ा। 5 जो है वो कौन से स्थान पर है? 100वें स्थान पर है। तो 5 का स्थानीय मान क्या है? 500 यानी 500। तो इसे आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उसके बाद जितने भी अंक है उसमें 0 लगा दो। जैसे 5 का स्थानीय मान, 5 के बाद 2 अंक है तो 5 0। इकाई ढाई सैकड़ा यानी कि 500। तो 5 का स्थानीय मान क्या हुआ? 500। जैसे ये है नंबर, इसमें हमने आपसे कहा 8 का स्थानीय मान बताइए। तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 80,000। 8 का जो स्थानीय मान है इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 8 गुणे 10,000 यानी कि 80,000। तो ये 8 का स्थानीय मान। तो किसी भी नंबर का जब आपको स्थानीय मान निकालना है तो उसके बाद जितने भी नंबर है आप उसमें उतने 0 लगा देंगे। तो ये प्लेस वैल्यू, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है कि प्लेस वैल्यू क्या है नंबर्स की, इस तरह से देखते हैं हमें। फिर इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, ये सब छोटी क्लासों के क्वेश्चन है बेसिक। अंकित मान, ये बहुत पूछा गया। अंकित मान को आप जातीय मान इस नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में से बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जातीय मान यानी अंकित मान। फेस जैसा चेहरा है वो वैसे ही रहेगा। इसी तरह से किसी भी नंबर का जब हम आपसे फेस पूछें तो जो नंबर है वही रहेगा। जैसे इस सवाल में हमने आपसे बोला कि 5 का अंकित मान बताइए। भाई 5 किसी भी जगह पर हो, 5 तो 5 ही दिख रहा, तो 5 का अंकित मान 5 है। यानी जो फेस वैल्यू है वो जो अंक है उसका अंकित मान वही होता है। तो 5 का अंकित मान 5 ही रहेगा। 1 GB नंबर है, इसमें हमने आपसे कहा 8 का अंकित मान बताइए, तो 8 का अंकित मान 8 ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अंकित मान यानी कि जातीय मान क्या है? फेस वैल्यू। क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 4 8 7 6 2 3 मैं 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया एग्जाम में कि एक नंबर दिया है, इसमें 7 का स्थानीय मान और 7 का जो जातीय मान है उसमें अंतर क्या है, यानी कि डिफरेंस क्या है। देखिए 7 का जो स्थानीय मान है वो है 7,000, ये इसका स्थानीय मान है। और इसका जो ये अंकित मान है, जो जातीय मान है वो 7 ही है। तो 7,000 में से 7 को माइनस कर दीजिए तो 6,913 ये आ जाएगा। तो 7 का जो स्थानीय मान है वो 7,000 है और उसका जो अंकित मान है वो 7 का 7 ही है। अब इसमें हमें अंतर चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 6,913। क्लियर हुआ? तो ये स्थानीय मान
और जातीय। ठीक है, आज हमने आपका पहला टॉपिक कंप्लीट किया पूरा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का। एक और क्वेश्चन ले लीजिए। निम्न में से कौन सा जोड़ा सहभाज्य है? ठीक है, ये भी बताया था हमने। पहला ऑप्शन 14, 35, 24, 32, 20, 25, 10 और 21, ये आपको दिए गए। हमने आपको सहभाज्य के बारे में बताया था अभी, यानी कि को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर, तो को-प्राइम नंबर का मतलब है जिनका मास एक हो, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो निम्न में से जो जोड़ा है वो क्या है? सहभाज्य कौन सा है? तो सहभाज्य मतलब जिनका मासा एक हो। तो यहाँ पे देखें 14 और 35 में 7 कॉमन है, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे 4 कॉमन है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 5 कॉमन है, ये नहीं हो सकता। तो ये जो संख्याएं हैं इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है 10 और 21 में। इसका मतलब इनका जो मासा है वो क्या है? 1। तो जो सहभाज्य जोड़ा है वो क्या होगा? 10, 21, ये हुआ सहभाज्य जोड़ा, यानी कि जिनका मासा 1 है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में इस तरह से क्वेश्चन आपको लेंगे एग्जाम में। अगला देखें, तीस और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछा गया। तो 30 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, 1 से लेके 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो उसे आप निकाल कर देखना। 1 से लेके 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं आपको मिलेंगी। इसी तरह से यहाँ पे देखें 30 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं 4, 3, 6, 5, ये ऑप्शन है। 30 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो यहाँ पे आप देखें 30 के बाद जो अभाज्य संख्या है वो है 31। 31 के बाद जो अभाज्य संख्या है वो है 37। 37 के बाद जो अभाज्य संख्या है वो है 41। 41 के बाद 43, ये भी अभाज्य है। उसके बाद 47, ये भी अभाज्य। इसके अलावा और कोई संख्या? 48 कट जाएगा, अभाज्य है। 49 अभाज्य है, 50 तो है। 30 और 50 के बीच में आपको संख्याएं मिली कितनी? 5। 5 से होगा 5 संख्याएं। तो 30 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 5। इसी तरह से आप एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी संख्याएं हैं? 25 अभाज्य। इन्हें आप निकाल के देखिए इस तरह से, जैसे कि ये हमने निकाला ऐसे आप 1 से लेकर 100 तक की गिनती में जो संख्या निकालेंगे तो कितनी निकलेगी? 25 निकलेंगी अभाज्य संख्या। ठीक है, अब इसमें आप देखें संख्या देखो जो पूछी जाएंगी एग्जाम में
उसी तरह से भाज्य संख्याओं से क्वेश्चन बन गए, भाज्य संख्याओं से क्वेश्चन बन गए, परिमेय अपरिमेय से बन गए, प्राकृतिक संख्याओं से बन गए। तो ये सब सेट में पूछे गए क्वेश्चन है। अब जैसे ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्या किस अंक से प्रारंभ होती है, बताइए। दिया बताया प्राकृतिक संख्या किस अंक से प्रारंभ होती है, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको मालूम है क्या है, 1। तो प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ 1। अब इसमें आप क्लासिफिकेशन जो नंबर आपने देखा, तो इतनी ढेर सारी संख्याओं के बारे में आपने सीखा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कल हम क्लास लेंगे, उस क्लास में आपको बताएंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। सिंप्लीफिकेशन अगली नेक्स्ट क्लास जो हमें रहेगी कल, उसमें हम आपको सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के बारे में बताएंगे। क्योंकि जो सी सेट का पार्ट है उसमें कुछ बेसिक चीज़ें पहले देखनी है। तो जैसे आज मैंने आपको इस क्लास में बताया कि संख्याओं के बारे में, अगली नेक्स्ट क्लास में रहेगा सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। ये अपना सेकंड टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। सरलीकरण यहाँ से भी आपको एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जो सरलीकरण के क्वेश्चन बनेंगे उसमें जो आप टॉपिक देखेंगे, एक तो बोर्डमास इक्वेशन देखेंगे, बोर्डमास इक्वेशन के बाद इसमें हम लोग देखेंगे रिकरिंग फ्रैक्शन यानी आवर्ती भिन्नों के बारे में देखेंगे। फिर इसमें कंपेयर फ्रैक्शन देखेंगे अपन लोग, यानी कि जो भिन्न है उनमें कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, ये क्वेश्चन अपन देखेंगे। बोर्डमास इक्वेशन में ब्रैकेट्स को भी देखेंगे, इसीलिए इसे बोलते हैं बी बोर्डमास। रिकरिंग फ्रैक्शन यानी आवर्ती भिन्न, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न जो है उनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन देखना है। फिर इसी में अलजेब्रिक इक्वेशन यानी बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को भी देखना है। तो ये जो नेक्स्ट क्लास अपनी कल रहेगी उसमें अपन लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही होमवर्क रहेगा कि आप रिवीजन जब करें तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हमने पढ़ाया उसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके आगे नेक्स्ट क्लास अपनी कल रहेगी।